लास्ट क्लास में बड़ी अच्छी चीज़ें देखी कि आखिरकार विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती कैसे हैं। वो एक्चुअली वैसे ही बनती हैं जैसे बताया गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो समझ में आया मैक्सवेल को, उन्होंने अपने हिसाब से बताया, उसका एक आइडिया है कि ऐसा होता होगा, तो वो लेकर उन्होंने पूरी बातें बताई थी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक चलते रहते हैं। और ये भी आपको याद होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर ये तरंगों के संचरण की दिशा है, तरंगों के संचरण की दिशा अगर ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उसके लंबवत ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। तो एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर ये संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देखो जब लास्ट क्लास में आपने इसका फिगर बना के देखा तो उसमें एक चीज आपने देखी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें सोर्स से निकली और ऐसे जा रही थी, तो ये उनकी दिशा हो गई, चलने की दिशा। तो साइंस में तरंगों के चलने की दिशा को हम बोलते हैं तरंग के संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो चीजें और उसमें थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और एक मैग्नेटिक फील्ड भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहता है, लंबवत, ये 90 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रहता है। इसका मतलब साफ है कि ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, लंबवत। तो अगर ये डायरेक्शन विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसके लक्षण, उसके गुण पढ़ रहे थे। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी हम लोगों ने, मुझे नंबर याद नहीं था तो मैंने ये स्टार लगा दिए हैं सब जगह पे। आपके कॉपी पे नंबर लिखा होगा तो आप अपनी नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो नेचर होता है ये ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्सल नेचर रहता है। अनुप्रस्थ तरंगों को बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो ट्रांसवर्सल वेव्स का नेचर रहता है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति की वेव कैसी होती है, आपने पढ़ा है, दो तरंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग और एक को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इन दोनों तरंगों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें आपने पढ़ा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग जैसे इधर की तरफ अगर जा रही है, ये उसके संचरण की दिशा है, तो उसके जो उसमें जो जब वो चलती है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। जब वो चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, और उनके वाइब्रेशन किस तरह के होंगे, तो आंसर है उनके वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होते हैं। ये तरंग संचरण की दिशा है और ये माध्यम के कणों के वाइब्रेशन की दिशा है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। तो तरंग संचरण ऐसे होता है और माध्यम के कणों का कंपन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं। अनुदैर्ध्य, और ये कहां पर एग्जाम्पल, रस्सी में।
आप एक रस्सी को लीजिए, ऐसा दूर बांध दीजिए, उस रस्सी को एक सिरा पकड़िए, उसको कस के शॉक करिए आप। जब उसको कस के झटका देंगे आप, तो आप देखेंगे उसमें वेव ऐसे चलती है, जैसे पानी के सरफेस पर चलने वाली वेव। वाटर सरफेस होती है, आपका तालाब है, नदी है, झील है, तो उसकी सरफेस पर जो वाटर वेव्स चलती हैं ऐसे, ये उनका तरीका चलने का होता है। तो तरंग तो इधर की तरफ जा रही है, लेकिन आप देखेंगे रस्सी के जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे रह करके, इस तरीके से। तो ये वाला नेचर ट्रांसवर्सल नेचर होता है वेव का, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसको। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। जैसे अगर वेव ऐसे जा रही है इस दिशा में, तो माध्यम के कण ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। देखो अनुप्रस्थ में ये वाइब्रेशन था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, बट दिस आर द ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल। माध्यम के कणों के ये दोलन है, किसमें? अनुप्रस्थ में। अनुदैर्ध्य में क्या होगा? ये दोलन होते हैं माध्यम के कणों के। जैसे स्प्रिंग में, आप स्प्रिंग को लीजिए, उसका एक सिरा बांध दो कहीं पर और थोड़ा सा उसको खींच के छोड़ो। जब आप थोड़ा सा खींच के छोड़ो या उसको हल्का सा धक्का दबा के उसको छोड़िए, उसके जो रिंग्स रहते हैं स्प्रिंग के, आप देखेंगे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। वो बउआ ऐसे से नहीं चलेंगे, आप खुद सोचिए जरा, है ना? अच्छा, वो आप जब दबाओगे ना स्प्रिंग को, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे। तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अब बात आई कि तरंग मेनली दो तरीके की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये किस प्रकार की होती है? अब एक चीज के लिए और आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्या? मैंने आपको बताया कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ये मैंने बताया। अब आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आपने तो विद्युत चुंबकीय तरंग को अनुप्रस्थ बताया है, और कल तो एक चीज और बताई थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं है। सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए, उनके संचरण के लिए हमको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अनुप्रस्थ कैसे? अनुप्रस्थ में तो माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और यहां तो माध्यम ही नहीं है, तो कण की बात क्या करें? तो माध्यम नहीं है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाता कौन है? आंसर है चल के एक जगह से दूसरी जगह तक वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जाते हैं। और दोनों को देखिए, ये तरंग संचरण की दिशा है, तो वैद्युत क्षेत्र भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। देख रहे हैं? तो रियली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो चलता है वो है विद्युत और चुंबकीय तरंगें। इधर बैठो आके आगे, उसमें मत बैठोगे, कोई कैमरा लगा हुआ है, फिर लोग आपको देख लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस आधार पर हम बोल देते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? तो ये आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप कि क्लियर हो गई आपको। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। सेकंड मतलब आपकी नंबरिंग के हिसाब से हो सकता है फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी, आई डोंट नो, बट आज मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं नंबर भूल गया हूं, तो मैंने स्टार डाल दी है सब जगह पर, यू कैन नंबरिंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग को कैसे निकालते हैं? तो आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों में होता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने ना विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के लिए एक फॉर्मूला बताया। उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस गिव्स यू द स्पीड ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही आपको क्या देगा? क्या देगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग दे देगा आपको। और क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, हम चाहें तो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, इनकी पीक वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू E0, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू B0, तो E0 अपॉन B0 से भी आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला लगाया गया, सॉल्व किया गया, तो आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड निकल के आई ना, वो स्पीड ये निकल के आई, देखो 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू निकल के मिली। इतना बड़ा नंबर, इसके आगे भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, पर यहीं तक कैलकुलेट उसको किया गया। कितनी वैल्यू मिली? 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाद में इतना लंबा नंबर क्योंकि हमारे लिए याद करना भी मुश्किल था, तो हमने इसको राउंड ऑफ करवा लिया, इसका पूर्णांकन कर लिया। पूर्णांकन कर लिया मतलब दिस इज 2.9 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, 2.9 करीब करीब 3 के बराबर है ना, तो राउंड ऑफ करवाओगे तो 2.999 ये सब जो बचा है ना, ये पूरे को हमने क्या बना दिया? 3 बना दिया। और इस तरीके से आज आप इसी को याद कर लेते हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? और यही चाल किसकी पढ़ते हैं हम लोग? लाइट की। इसका मतलब लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कुछ बात समझ में आई? तो याद रख लीजिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के बाद अभी जब तक बाकी तरंगे नहीं सीख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के बाकी पार्ट नहीं सीख रहे हैं, तब तक के लिए दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सोचेंगे मतलब हम लाइट के बारे में सोचेंगे तुरंत। ठीक है, जब तक बाकी पार्ट उसके नहीं आते हैं, बाकी पार्ट्स को आने में बहुत देर नहीं है, कल तक आ जाएगा। ठीक है, और देखो प्रकाश की नहीं, सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किस पर डिपेंड करती है? देखो बेटा सभी लोग ध्यान से, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र खुद किस पर डिपेंड करते हैं? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र खुद माध्यम के प्रॉपर्टीज हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, मीडियम पर निर्भर करते हैं। मीडियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करते हैं? आंसर है, माध्यम में 2 गुण हैं, जिनमें से एक गुण पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर करता है और दूसरे गुण पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। माध्यम के एक गुण का नाम है वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, परमिटिविटी, परमिटिविटी, वैद्युतशीलता, यह माध्यम का एक गुण है जिस पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। माध्यम का एक दूसरा गुण है जिसको हम बोलते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी कहा जाता है, म्यू नॉट से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आप, उस पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर डिपेंड करती है। और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र स्वयं किस पर डिपेंड करते हैं? माध्यम के इन 2 गुणों पर, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। इसलिए प्रकाश की या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का एक रिलेशन माध्यम के इन गुणों से भी आया। और वो रिलेशन क्या मिला? वो रिलेशन ये मिला हमको, C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको याद है म्यू नॉट क्या चीज है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की, ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? आवाज ही नहीं आती यार। निर्वात की वैद्युतशीलता। मैं अकेले रहकर इतनी तेज बोलता रहता हूं और आप इतने सारे होकर इतनी तेज नहीं बोल पाते यार, शर्म करो थोड़ी सी। बता दो म्यू नॉट क्या चीज है एक बार? निर्वात की चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है?
वेरी गुड। और ये फॉर्मूला कहां के लिए बना? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए ये फॉर्मूला बना फॉर फ्री स्पेस, निर्वात के लिए बना, अंतरिक्ष के लिए बना, जहां पर कोई मीडियम नहीं है। ठीक है। और अगर कहीं पर कोई मीडियम है और वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर दैट सिचुएशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स will be given by 1 upon square root of mu for medium into epsilon for medium। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में आ गई है तो सूत्र तो वही रहेगा, बस कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, क्यों? क्योंकि तरंग निर्वात में चलाई है आपने। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, क्यों? क्योंकि निर्वात में तरंग आपने चलाई है। ओके। अब आपने निर्वात में नहीं चलाई, आपने किसी माध्यम में चला दिया, तो वही कर लो। जो निर्वात की चुंबकशीलता थी उसकी जगह पर माध्यम की चुंबकशीलता, जहां निर्वात की वैद्युतशीलता थी वहां पर माध्यम की वैद्युतशीलता, बस ये आ जाएगा। तो प्रकाश की चाल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। और ये कोई नया सूत्र नहीं है भाई, हमने डिराइव करवाया है। अगर आपको याद हो तो जब मैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट किया था तो करीब करीब शुरुआत की पोर्शन जब पढ़ रहे थे हम लोग, उसी किसी लेक्चर में रहा होगा कि इसको हमने डिराइव तक करके आपको दिखाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन इसका ऑप्शनल में बहुत आता है। आप कभी भी अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देखिए, उसमें करीब करीब हर अनसॉल्व्ड पेपर में करीब करीब, थोड़े छूट भी जाएं लेकिन ज्यादातर मोस्टली आपके पेपर्स में ये फॉर्मूले के बारे में पूछा गया होगा ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है बता दो एक बार? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड, अगर आप इसे इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ने जाओगे ना, सो दिस इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। विद इन 1 सेकेंड इट ट्रेवल्स 30 करोड़ मीटर। 30 करोड़ मीटर दूर चला जाएगा 1 सेकंड के भीतर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगें अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत पर, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगें अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं, इसका क्या मीनिंग है? क्लास 11th में जब आप वेव पढ़ते हैं तरंग, उस वक्त ये नाम आता है इस अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में ये होता है बेटा कि जैसे किसी जगह पर, किसी स्थान पर एक साथ 2 वेव पहुंच गई, एक साथ 2 वेव्स पहुंच गई, तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें, अगर किसी स्थान पर एक साथ 2 विद्युत चुंबकीय तरंगें पहुंच गई हैं तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली वाली के पास भी। और बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के तो वेव नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली वाली वेव के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। अब दोनों एक साथ पहुंची, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये दोनों एक साथ पहुंची हैं तो हो सकता है पहली वाली का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी वाली का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों भी पहुंचेंगे। हो सकता है ऐसा कि दोनों एक साथ ऐसे पहुंचे, एक ही डायरेक्शन पे। अगर दोनों एक साथ एक ही स्थान पर सेम डायरेक्शन पे पहुंचेंगे तो वहां पर ई की वैल्यू कितनी होगी? क्या पहली वेव का ई काम करेगा, दूसरी वेव का ई काम करेगा, या दोनों का परिणामी काम करेगा? तो आंसर है दोनों का। अब परिणामी निकालना कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी राशियां हैं।
परिणामी निकालने के लिए आप इनका कौन सा योग इस्तेमाल करेंगे? सदिश योग इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी स्थान पर एक साथ दो विद्युत चुंबकीय तरंगे पहुंची हैं और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक जगह पर ऐसे हैं, साथ साथ हैं, एक डायरेक्शन पे हैं, तो उस समय उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का नेट रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? आंसर है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी दोनों की क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर किसी स्थान पर दो तरंगे पहुंची, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचे और वो ऐसे पहुंच गए, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की दिशा में, एक का नीचे की दिशा में, ऐसा पहुंच गया, हो सकता है। तो ऐसा अगर पहुंच गया तो उस स्थान पर उस समय कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा? क्या पहली वाली वेव का लेना है, दूसरी वाली वेव का लेना है, या दोनों का रिजल्टेंट लेना है? आंसर है रिजल्टेंट लेना है। अब रिजल्टेंट लेना है तो कैसे क्या करना है? तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट हैं और अपोजिट डायरेक्शन पे जब होते हैं तो परिणामी कैसे निकालते हैं? बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दीजिए। इस तरह से हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलॉम है, दूसरी वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलॉम है। 3, पहली वाली का 5, दूसरी वाली का 3। अब दोनों बउआ एक साथ पहुंचे जाके यहां और सेम डायरेक्शन पे पहुंच गए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी होगी? 8 न्यूटन पर कूलॉम। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन पे एक जगह पहुंचेंगे जाके तो क्या होगा? 2 न्यूटन पर कूलॉम। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है। ये क्लास 11th में अगर आपने वेव को स्टडी किया होगा, तरंग को पढ़ा होगा, तो वहां पर ये जरूर आता है और इस पर बेस्ड बहुत सारी घटनाएं भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है। फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिलहाल तो पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल कम हो पाया है कि वहां तक पहुंचा गया हो। उसके आने से पहले ही छुट्टियां हो जाती थी, बंद हो जाता था क्लास। खैर, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। सुपरपोजिशन की जरूरत अभी लाइट पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी आपको पड़ेगी, वहां और ज्यादा अच्छे से बताया जाएगा। फिर ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है। वाह, क्या प्रॉपर्टी है! मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। आप जानते हैं संवेग जिसको आप मोमेंटम कहते हैं अंग्रेजी में, ये एक बड़ी ही अच्छी क्वांटिटी है। और इतनी अच्छी क्वांटिटी है, आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा मार्क कहाँ है? तो इसमें ऐसा ये है कि मैं आपको बताऊं एक सिंपल शब्दों में, एक लाइन में, कि जिस चीज के पास भी संवेग है ना, वो दूसरों पर बल लगा सकता है। याद रख लीजिए, जिस चीज के पास संवेग है वो अपने रास्ते पर आने वाले अवरोध पर बल लगा सकता है, जिसके पास भी मोमेंटम है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास भी क्या है? मोमेंटम। बोलना बहुत अच्छा लगता है, पर समझने चलोगे उतना ही डिफिकल्ट महसूस होगा। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है तो संवेग का सूत्र बताइए क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। संवेग के लिए, किसी के पास संवेग हो, इसके लिए क्या जरूरी है? आंसर है उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए और उसके पास वेग होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास वेग है कि नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास वेग, वेलोसिटी है कि नहीं है? क्या प्रूफ है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज वेलोसिटी। डू यू हैव एनी प्रूफ? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है, कोई एविडेंस है आपके पास? देखो कितना अजीब है ना, आप सोच ही नहीं पाते हो, सामने लिखा है और फिर भी आपको लग रहा है कि बतावन का। और एक चीज सुन लो, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? अभी मैंने बोला विद्युत चुंबकीय तरंगे। हम जब बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, आपके दिमाग में लाइट वेव्स आ जाएगी, आपका काम बन जाएगा। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं?
विद्युत चुंबकीय तरंगें लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य निकलता है और उसकी लाइट यहां तक आ जाती है, अभी भी आपको नहीं लगता कि इसके पास वेग है? कोई चीज चल के आप तक पहुंच रही है और आपको अभी भी शक है कि उसके पास वेग है कि नहीं है? लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से सनलाइट हम तक आ जाती है और उसके बाद भी आपको शक है कि पता नहीं इसके पास वेग है कि नहीं है। अगर वेग नहीं होता तो चल के कैसे आती यार? आप खुद सोच लीजिए ना। तो वेग है तो चली, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास वेग है, कंपलसरी याद रख लीजिए। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास द्रव्यमान है? यहीं पर आकर के बात अटक जाती है, क्योंकि द्रव्यमान तो किसका गुण है? मीडियम का। आपने पढ़ा है दिस होल यूनिवर्स, दिस कंप्लीट यूनिवर्स is made up of only two things. The very first one is material and the other one is radiation energy. समझ रहे हैं आप? और मास किसकी प्रॉपर्टी है? द्रव्यमान किसका गुण है? मटेरियल का। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट मटेरियल एंड दे डू नॉट नीड मटेरियल। एक तो पदार्थ है ही नहीं, विद्युत चुंबकीय तो तरंग है, एनर्जी है, रेडिएशन है, यह पदार्थ नहीं है। दूसरा, इसको पदार्थ की जरूरत भी नहीं है, तो क्या इसके पास द्रव्यमान हो सकता है? आंसर इज नो। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास द्रव्यमान नहीं हो सकता। फिर भी हम कहते हैं कि इनके पास क्या है। देखो, अभी आपने क्या बोला? मैंने पूछा कि संवेग के लिए क्या जरूरी है, तो आपने हमको बताया कि संवेग के लिए दो चीजें जरूरी हैं, द्रव्यमान और वेग। वेग का तो हम मान गए कि है उसके पास, द्रव्यमान नहीं है क्योंकि ये एनर्जी है, और मास यानी कि द्रव्यमान एनर्जी की क्वालिटी नहीं है, एनर्जी का कैरेक्टर नहीं है, तो इसके पास द्रव्यमान नहीं है। अगर इसके पास द्रव्यमान नहीं है तो क्या इसके पास संवेग हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्यों लिख दिया कि इसके पास संवेग होता है? तो दो बातें हैं, या तो इसको नकार दो कि इसके पास संवेग नहीं होता, और या तो यह मान लो कि उसके पास द्रव्यमान होता है, या तो ये मान लो कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास क्या होता है। देखो ध्यान से सुनिए, संवेग के लिए द्रव्यमान, अभी तक की हमारी पढ़ाई कहती है कि संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास द्रव्यमान नहीं है क्योंकि मटेरियल पार्टिकल नहीं है इसके पास। अगर द्रव्यमान नहीं है तो क्या इसके पास संवेग होना चाहिए? आंसर इज नो, नहीं होना चाहिए। आपने तो लिखा है कि संवेग है, क्या करें हम? समझ नहीं आ रहा है कि ये मान लें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है। अगर आप ये मानते हैं कि संवेग होता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि द्रव्यमान होता है, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास द्रव्यमान नहीं होता तो संवेग कैसे आ गया फिर उनके पास में? तो दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है यार। अब बात यह आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास एक्चुअली द्रव्यमान नहीं है, एक्चुअली उनके पास द्रव्यमान तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पास क्या है? संवेग है। अब द्रव्यमान ना हो पर संवेग हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा नॉलेज कहता है ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो गलती कहां है? गलती हो सकता है परिभाषा में, तो गलती नहीं है। जो शुरू में परिभाषा बताई गई थी कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है? संवेग। तो यह भी सही है और यह भी सही है, तो फिर संवेग की परिभाषा में ही कुछ गलत होगा। मैक्सवेल ने बताया इसके बारे में, ये जो कंफ्यूजन था ना, ये मैक्सवेल ने दूर किया। उन्होंने बताया, उनका यह कहना था कि संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है क्या? तो सभी ने बोला कि संवेग का सूत्र होता है m/v, इसलिए संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है। तो मैक्सवेल ने इस बात को नकारा, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी नहीं होता। अब ये तो ऐसी बात थी, सैकड़ों हजारों साल पहले
संवेग का सूत्र चल रहा है m इंटू वी, और आज एक आदमी आके बोल दे रहा है आपको कि संवेग के लिए क्या जरूरी नहीं है, द्रव्यमान जरूरी नहीं है। कैसे मान लें हम उसकी बात कि संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी नहीं है? पर उन्होंने बताया फिर उसको, क्यों? करंट के बारे में भी तो मैक्सवेल ने बताया कि आपने हमेशा एक ही प्रकार की करंट देखी है और वो है चार्ज के चलने की वजह से करंट। पर याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट बनती है, तो वो भी तो एक नई कॉन्सेप्ट थी। उन्होंने वहां पर भी तो बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपकी गलत नहीं है, बट द डेफिनेशन इज इनसफिशिएंट, जो परिभाषा है वो पर्याप्त भी नहीं है। यहां पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला। उन्होंने बोला गलती कहीं नहीं है, गलती कहीं नहीं है, गलती है तो हमारी डेफिनेशन को बनाने में गलती है। हमने जो परिभाषा बनाई है वो गलत भी नहीं है, देखो गलत भी नहीं है, बस वो परिभाषा में कुछ कॉम्प्लीशन नहीं है, अधूरापन है, इनसफिशिएंट है। तो परिभाषा को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बोला संवेग होने के लिए द्रव्यमान जरूरी नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि संवेग होने के लिए क्या जरूरी है? उन्होंने बोला दो चीजें जरूरी है, एक ऊर्जा जरूरी है और एक वेग जरूरी है। द्रव्यमान को जड़ से ही काट दिया उन्होंने, बोला द्रव्यमान जरूरी नहीं है। संवेग के लिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फॉर मोमेंटम देयर आर ओनली टू थिंग्स, केवल दो चीजों की जरूरत है। और वो बेटा कौन कौन सी दो चीजें हैं भैया? ऊर्जा और वेग। कैसे? क्योंकि हम तो सब प्रूफ चाहते हैं, बिना प्रूफ के कोई हमारी बात नहीं मानेगा, मैक्सवेल की बात नहीं मानेगा। उन्होंने बोला देखो ऐसे ऊर्जा और वेग की जरूरत है। अगर हम एनर्जी लिख लें यहां पर अपॉन वेलोसिटी लिख लें, ऊर्जा बटे वेग। ऊर्जा में अगर हम गतिज ऊर्जा को ले रहे हैं, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर की mv स्क्वायर? पक्का? कसम से एकदम? नहीं, ऐसा नहीं है। गतिज ऊर्जा का एक्चुअल फॉर्मूला mv स्क्वायर होता है। सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए, गतिज ऊर्जा का एक्चुअल फॉर्मूला mv स्क्वायर होता है, यह बात सच है। तो कैसे? हमको तो हाफ mv स्क्वायर बताया गया है। हाफ तो उसको एवरेज करने के लिए लगाया गया है, उसका औसत निकालने के लिए लगाया गया है बेटा। क्यों? अब आप थोड़ा सा मेरी एक बात सुनिएगा और फिर आप बताइए हमको। क्या? एक वस्तु चली, यहां से चलना शुरू किया, उसका द्रव्यमान कितना है? जी, उसका द्रव्यमान है m, और यहां पर उसका वेग कितना है? क्योंकि यहां से वो शुरू कर रही है तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। उसने चलना शुरू किया, स्पीड बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, यहां पर पहुंचा, द्रव्यमान अभी भी कितना है? चलने से किसी का द्रव्यमान तो कम नहीं हो जाता। और यहां पर पहुंचते पहुंचते अब उसका वेग कितना हो गया है? v। समझ में आया? तो यहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा 0, यहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा m इंटू वी स्क्वेयर, m इंटू वी स्क्वेयर 0। यहां पर पिंड की गतिज ऊर्जा m इंटू वी स्क्वेयर। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी? 0। और फाइनल जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? mv स्क्वेयर। तो कौन सी गतिज ऊर्जा कैलकुलेशन के लिए लेनी चाहिए हमको? प्रारंभिक लेनी चाहिए कि अंतिम? आंसर ना तो इनिशियल लो ना फाइनल लो, आप उसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज के लिए क्या करना रहता है? दोनों को जोड़िए, और क्योंकि दो काइनेटिक एनर्जी है तो 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दो। तो 0 प्लस mv स्क्वेयर अपॉन 2, एंड नाउ दिस विल बिकम हाफ mv स्क्वेयर, so that the formula of kinetic energy is half mv square. Actually the formula of kinetic energy is only and only m into v square mass into velocity square. Please remember this thing. ना समझ में आया? विश्वास नहीं हो रहा? भरोसा नहीं है तो कर लो विश्वास कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mv स्क्वेयर। तो हाफ क्यों लगाया? एवरेज के लिए उसका। ठीक है, ओके। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी का क्या होगा? v।
अब V से V कैंसिल कर लो, क्या मिला आपको? M इंटू वी, एंड व्हाट इज M इंटू वी? M इंटू वी इज मोमेंटम, M इंटू वी इज मोमेंटम, संवेग, यही तो है P। अब आप देख लो इसके सूत्र में आपको द्रव्यमान की जरूरत पड़ी क्या? संवेग का सूत्र क्या है, देख के बताओ। ऊर्जा अपॉन वेग। तो बस दो चीजें हो जाएं किसी के पास, एनर्जी और वेग, बस दो ही चीजें चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो मैक्सवेल ने संवेग के लिए ना डेफिनेशन ही बदल डाली, परिभाषा ही बदल दी उन्हें। पहले किसी ने बताया था कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, उन्होंने बोला वो गलत नहीं है, वो भी सही रखो उसको, पर एक सूत्र और बना लो संवेग का कि ऊर्जा और वेग के अनुपात को भी हम क्या बोलेंगे। और अब देखो उन्होंने द्रव्यमान का नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो फिर से बताइए मुझे, अब के नॉलेज के हिसाब से बताइएगा, पहले के नहीं। संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, याद रखिए। तो फिर संवेग के लिए क्या जरूरी है? हाँ जी, नहीं, संवेग के लिए कंपलसरी चीज क्या है? वेग। क्यों? क्योंकि ये उस सूत्र में भी आता है और ये इसमें भी आता है। तो मोमेंटम के लिए कंपलसरी की चीज क्या है? वेलोसिटी। मास जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है मास। तो बस ठीक है, आज के बाद मोमेंटम की यही डेफिनेशन चलने लगेगी। पर अब फिर से एक प्रॉब्लम आया कि हम कब यूज करेंगे M इंटू वी और कब यूज करेंगे एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। जब उनके सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने बोला बड़ा क्लियर है सब कुछ। कैसे क्लियर है? तो अगर आप मटेरियल के लिए, पदार्थ के लिए, पार्टिकल के लिए, कण के लिए संवेग निकालना चाहते हैं तो कौन सा सूत्र लगाइएगा? M इंटू वी। और अगर आप एनर्जी के लिए मोमेंटम का सूत्र निकालना चाहते हैं तो फिर एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगा लीजिएगा। तो रेडिएशन के लिए, एनर्जी के लिए, इन सब के लिए संवेग का सूत्र क्या बना? ऊर्जा बटे वेग। और मटेरियल के लिए संवेग का सूत्र क्या बन गया? द्रव्यमान गुणे वेग। बस ये आ गया। फिलहाल मैक्सवेल ने जो संवेग की परिभाषा बताई थी, मैक्सवेल ने, उन्होंने तो करके दिखाया। परिभाषा उन्होंने ये बताई कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो उसके चलने से जो भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है वो संवेग है। उन्होंने ऐसे बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंगें जब गति करती हैं तो एक भौतिक राशि ऐसी होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है और उसी भौतिक राशि को हम क्या बोलेंगे? संवेग। बाद में उन्होंने ये फॉर्मूला उसका दे दिया। अब आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संवेग का सूत्र एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब एनर्जी के लिए कौन सी एनर्जी लेना? क्या हमेशा गतिज ऊर्जा ही लेना? ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बोला ऊर्जा और वेग होना चाहिए। अब फिर से बताइए, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास वेग है? क्या प्रूफ है आपके पास? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और वो उतनी दूर से चल के यहां तक आ जाती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके पास वेग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है क्या? बताइए। हाँ जी, है। कैसे? प्रूफ बताइए। क्या प्रमाण है आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है? देखिए, आप हर चीज का प्रूफ मांगते हो, मैं भी आपसे हर चीज का प्रूफ मांगूंगा, ठीक है? हाँ जी, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है कि नहीं है? प्रमाण बताइए मुझे। कोई ऐसा बताइए चीज जिससे हम मानने को मजबूर हो जाएंगे, हाँ यार तुमने सही बता दिया, अब मानेंगे कि इसमें एनर्जी है। कैसे? सूर्य से कैसे ऊर्जा मिलती है? प्रमाण दीजिए। ऊष्मा के रूप में। देखो, बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको बता दूं, आप सबको आता है ना ये चीज, बस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप अभी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बट आई ट्रस्ट यू कि मेरे बच्चों को ये सब कुछ आता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब देखो, मैं बताऊंगा आपको याद आ जाएगा, आता वो पहले से ही है।
आपके अगर चेक करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है कि नहीं, तो लाइट के रास्ते पर एक बाल्टी पानी रख दो, दोपहर तक गर्म कर देगा वो उसको। अगर एनर्जी, आपका काम कर दिया उसने, अगर उसके पास एनर्जी नहीं होती तो आपका काम कैसे करता? तो आपका काम कर रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी। और यार पानी को छोड़ लो, हमारा कंट्री एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर बिना विद्युत चुंबकीय तरंग अगर लाइट नहीं आएगी ना, फसलें पैदा नहीं हो सकती। यार पेड़ पौधे बड़े होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं, फल निकलते हैं, अनाज के दाने उसमें पड़ते हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास एनर्जी है? इससे भी बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? खा के पेट भरते हैं हम उससे, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास वेलोसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम है। अब मान गए आप? ठीक है। नाउ आई होप कि ये पॉइंट हमने आपको क्लियर बता दिया है, समझ में आ गया सभी को? नहीं समझ में आया? आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अब हमने अभी कुछ देर पहले एक बात आपको बताई थी। क्या बात बताई थी भाई कुछ देर पहले? याद है किसी को? नहीं याद है? कितनी जल्दी भूल जाते हो भाई। और इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है कि आप में अथातो भुलक्कर जिज्ञासा है। राहुल सांकृत्यायन हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनकी अथातो घुमक्कर जिज्ञासा थी, आपकी अथातो भुलक्कर जिज्ञासा है कि नहीं? आप हर चीज को अगली पल भूल जाते हो, और इसी बात का तो मुझे डर रहता है कहीं एक दिन ऐसा ना हो आप यहां पर आए और मुझे देखकर आप बोलने लगे आप कौन, क्योंकि आप में तो अथातो भुलक्कर जिज्ञासा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था बात का कि संवेग कितनी जबरदस्त क्वांटिटी है, ये जिसके पास भी है ना, जिसके पास भी है वो चीज दूसरों पर बल लगा सकती है, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा उस पर फोर्स लगा सकती है। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? पढ़ा है ना परिभाषा आपने? तो अगर किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। अब हमने ये मान लिया अच्छे से कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है तो जिसने भी इसको रोकने की हिम्मत की उस पर यह क्या कर देगा? बल लगा देगा, उसको प्रेशर लगाएगा, उसको धक्का देगा, उसको धक्कियाएगा। ये तो कोशिश मत करना, नहीं तुमको धक्किया देगा ये। अब सब बातें तो सही हैं, लेकिन क्या आज तक धक्कियाया है जो अब करेगा? लाइट, सनलाइट किस प्रकार की वेव है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जब यह विद्युत चुंबकीय तरंग किसी पर पड़ेगी, इसके पास संवेग है, किसी वस्तु पर पड़ी, इसका संवेग 0 हो गया, संवेग परिवर्तित हुआ, और समय के साथ संवेग का परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? बल। तो यह बल लगाता होगा। इसका मतलब अगर सनलाइट के सामने हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा धूप आएगी, उसके पास संवेग है, हम खड़े हो गए हैं, वो हमारी बॉडी पर पड़ेगी, और पड़ने के बाद उसका संवेग क्या हो जाएगा? 0। अगर संवेग 0 हो गया तो संवेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? बल। तो वो हमारी बॉडी पर क्या लगाएगी? आज तक लगाया क्या? क्या आप आज तक धूप में नहीं निकले? बहुत बार ऐसा हुआ है, हम सब धूप में निकलते हैं, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, क्या कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमने ऐसा धूप में कदम रखा और उसने हमको बल लगा के धक्का दे दिया? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं हुआ। क्यों? उसके पास तो संवेग है, और आप जैसे ही सामने आओगे ये टकराएगी आपसे, और आप पर क्या करना चाहिए? इसको बल लगाना चाहिए, लेकिन हमें कभी पता नहीं चला। तो लगाया कि नहीं लगाया उसने, पता नहीं, ये भी सच है कि नहीं सच है, पर थ्योरेटिकली उसको लगाना चाहिए, और लगाती है, एक्चुअली लगाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सामने आप जाओ
धूप के सामने खड़े हो जाओ, वो आप पर फोर्स लगाता है। तो फिर हमको पता क्यों नहीं चला? आपको सब चीज पता चले ये जरूरी है क्या? आपको हर चीज पता चले ये जरूरी है क्या? आप सो रहे होते हो, मच्छर आपको काट के चला जाता है, पता चलता है क्या तुमको? समझ रहे हैं? आप सो रहे होते हो और हम जाके धीरे से आप ऐसे सो रहे हो बढ़िया, हम जाके धीरे से आपके हाथ में ऐसा चौक का एक टुकड़ा रख देंगे, आप जान पाओगे क्या? तो दुनिया में हर चीज आपको पता चले आपको ये जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। आप जानते हैं हमें पता क्यों नहीं चला? हमें पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे पास वो जो बल लगता है सनलाइट का, वो जो प्रेशर लगता है सनलाइट का, वो प्रेशर इतना कम होता है कि आज तक हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है कि उस सनलाइट के प्रेशर को वो मशीन क्या कर सके, पहचान जाए, उसको सेंस कर ले। फिलहाल हम दुनिया में किसी चीज को सेंस करने के लिए, उसको समझने के लिए हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी में भी 5 सेंसर दिए हैं नेचर ने। कौन कौन से सेंसर हैं? जिन्हें आप बचपन में सेंस ऑर्गन्स के नाम से पढ़े हैं, ज्ञानेंद्रियों के नाम से पढ़े हैं। ज्ञानेंद्रिय पढ़े हैं। स्वाद की पहचान के लिए ईश्वर ने हमको क्या दिया है? टंग। और क्या क्या है? देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सांस लेने के लिए नाक, सूंघने के लिए नाक दिया है। सांस तो आप मुंह से भी ले सकते हो, सूंघने के लिए नाक दी गई है। सांस तो आप मुंह से भी ले सकते हो, नाक बंद हो जाए फिर मुंह से सांस ले सकते हो। ऐसा ही हमारी बॉडी में एक सेंस ऑर्गन लगा हुआ है, स्किन, त्वचा। त्वचा से कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है ना, कोई चीज चुभ रही है, ये सब अंदाजा हम कहां से लगाते हैं? स्किन, त्वचा से लगाते हैं। तो त्वचा भी हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है। लेकिन आप जानते हो हमारी बॉडी को नेचर ने इतना रफ बनाया है कि छोटा मोटा प्रेशर और छोटा मोटा फोर्स हम अपनी बॉडी के इन 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करके समझ नहीं सकते। वैसे प्रेशर को यूज करते तो क्या हम आंखों से प्रेशर को सेंस करना होता आपको, तो आप काहे से सेंस करते? आंखों से, नाक से, जीभ से? कहां से सेंस करते? स्किन से करते। और हमारी बॉडी की स्किन बड़ी रफ है। नेचर ने बनाया ही ऐसा उसको रफ है कि छोटे मोटे प्रेशर को हमारी बॉडी सेंस नहीं कर पाती। और यही रीजन है कि आज तक सन से आने वाली लाइट ने जितना भी हम पे प्रेशर डाला है ना, हम उसको समझ ही नहीं पाए हैं। समझ आ रहे हैं आपको? इतनी रफ बनी है। और अब आप अफसोस करोगे कि यार ऐसा क्यों बनाया नेचर ने हमारी बॉडी को इतना रफ? ऐसा बनाते कि हम थोड़ी थोड़ी चीज को भी सेंस कर लेते। ठीक है यार, ऐसा ही सही है। अगर जरा जरा सी चीजों को भी आप सेंस करने लगते ना, तो आप पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते थे। क्यों? क्योंकि हवा भी आपको परेशान करती। समझ रहे हैं आप? आप जब रास्ते पे चलते तो धूल मिट्टी के कण जो आपके बॉडी से टकराते, उनसे भी आप चल नहीं सकते थे। आप घर में डूब के बैठे रहते चद्दर के भीतर। समझ रहे हैं? आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो अच्छा है कि ऐसा बनाया है। तो अब आप समझ गए। तो बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग है कि नहीं है? अगर संवेग है तो जब हम उनके सामने कभी खड़े हो जाएंगे तो हम पर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और फोर्स पर यूनिट के एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो हम पर प्रेशर लगाएंगी। तो लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है। आपको पता चला? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमारी बॉडी रफ है। हमको जरूरत है ऐसे सेंसर बनाने की जो इतने छोटे प्रेशर को पहचान सके। कितना प्रेशर लगता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उनके सामने पड़ने वाले अवरोध पर दाब डालती हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा आरोपित दाब इतना रहता है 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? इतना कम प्रेशर, इसीलिए तो हम पहचान नहीं पाते उसको। लेकिन कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले ऐसे भी सेंसर साइंस ने बना लिए हैं जो इतने छोटे प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं? पहचान लेते हैं। आपने अगर कभी गौर किया हो, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, ऑफिस में एक वॉच लगी हुई, एक घड़ी लगी हुई है, वॉल वॉच।
उस घड़ी में एक सेंसर लगा हुआ है। कैसा सेंसर लगा हुआ है? जब कभी बेल उसकी बजती है, जैसे 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजे, तो उतने बार उसकी बेल बजती है, म्यूजिक आती है, फिर बेल बजती है उसकी। अब उस घड़ी में एक सेंसर लगा हुआ है। जब उस सेंसर पर लाइट नहीं पड़ रही होती है तो भी म्यूजिक और बेल बजती है, लेकिन उसका साउंड बड़ा स्लो रहता है, बड़ा धीमा रहता है उसका साउंड, ताकि वो आपको डिस्टर्ब मत करे। स्पेशली इसको इसलिए बनाया गया, डिजाइन किया गया, क्योंकि अगर आप रात में सो रहे हैं ये घड़ी लगा करके और रात में भी उतनी तेज आवाज में अगर बोलेगी तो आपकी तो हर घंटे नींद खुलेगी। इसलिए रात में इंसान नॉर्मली कमरे में लाइट बंद करके सोता है या थोड़ी लाइट जलाता है तब सोता है। तो अगर कमरे की लाइट ऑफ रहेगी तो फिर वो उतनी तेज साउंड नहीं देगी। लेकिन अगर लाइट ऑन है, प्रकाश है कमरे में, और उस वक्त अगर 8 बजने जा रहे हैं तो 8 बार बेल बजाएगी। उस वक्त अगर लाइट उस पर पड़ रही है सेंसर पर, तो आप देखेंगे कि उसका साउंड तेज सुनाई देगा आपको। लाइट नहीं पड़ेगी तो साउंड लो रहेगा, लाइट पड़ेगी तो साउंड तेज हो जाएगा। क्यों? लाइट पड़ने पर वो लाइट को क्या कर लेती है? सेंस कर लेती है। लाइट को सेंस कर लेती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस पर फोर्स लगाता है और साउंड का जो लाउडनेस है वो बढ़ा देता है, तीव्रता उसकी तेज कर देता है। तो ऐसे सेंसर अब बना लिए गए और ये उन्हीं सेंसर से ही तो पता लगा है कि सूर्य से जो लाइट आती है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर इतना फोर्स लगाता है। बट हमें कभी पता नहीं चला क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, इतनी सुग्राहिता नहीं है, हमारी बॉडी इतनी सुग्राही नहीं है। उसके लिए बॉडी का सुग्राही होना जरूरी है। बट वी हैव नो सच सेंसिटिविटी कि हम इतने छोटे प्रेशर को रिकॉग्नाइज कर सकें। बस इस वजह से हम कभी नहीं पहचान पाए, है ना। अब आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, नहीं समझ पाए? आ गया ना समझ में? ओके। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन की ऊर्जा। कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन है, उनको मैं करके दिखा देता हूं आपको। नहीं तो एक काम कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए और मैं इसका कैलकुलेशन नोट कर ले, फिर करके दिखाता हूं, थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास। नोट करिए जल्दी से। अगला आर्टिकल हम ले रहे हैं। अगला आर्टिकल का मतलब है उन्हीं प्रॉपर्टीज में ही शामिल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन की ऊर्जा। प्रॉपर्टीज लगभग फाइनल हो चुकी हैं, तो कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं और वो मैथमेटिकल पोर्शन है उसका। विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन की ऊर्जा, कहने का मतलब यूं कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं, जैसे उस जगह पर अगर हम जाएं और उसके एक आयतन की ऊर्जा निकालें तो हमको क्या मिलेगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हैं आप? फिर से, कहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित हो रही हैं, वहां पर जाकर उसके एक आयतन की ऊर्जा हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी हमको मिलेगी, तो वो क्या होगी, इसे हमको पढ़ना है। अब फिर से याद करिए, आप पढ़ना इसको है, कैसे लाएंगे वो चीज देखिए। आपको तो पता ही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में 2 क्षेत्र रहते, वैद्युत क्षेत्र और, ये सबको पता है अब तो, है ना। और ये भी आप सबको मालूम है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र होता है इसके पास भी ऊर्जा होती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके पास भी ऊर्जा होती है। तो अब हमको एक बात पता लग गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ही अपनी अपनी ऊर्जा ढो रहे होते हैं। तो बस आप कुछ मत करो, आप वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा ले लो, चुंबकीय क्षेत्र के पास कितनी ऊर्जा है वो ले लो और दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी उसकी। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, हम लिखा हुआ है एकांक आयतन की ऊर्जा। अब ये बताओ विद्युत क्षेत्र के पास एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होती है? पंखा लगा लें यार, गर्मी लग रही है। विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होती है?
वैद्युत क्षेत्र में क्या याद है किसी को? देखो मैं बताता हूं आपको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बउआ आपने उस समय निकाला है जब आप संधारित्र पढ़ रहे थे और संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा पड़ी थी, ऊर्जा घनत्व, उस वक्त ये फॉर्मूला आया था। चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा देखें तो उसमें कितनी आती है? 1/2 बी नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। हम एकांक आयतन की ऊर्जा देख रहे हैं, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा इतनी होती है और चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा इतने के बराबर होती है। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। ई नॉट विद्युत क्षेत्र की पीक वैल्यू है और बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, जो भी आप बोलना चाहें, शिखर मान, ये आप बोल सकते हैं। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तो बउआ हो बताओ, अगर हमें कुल ऊर्जा चाहिए एकांक आयतन की तो हम क्या करें? इन दोनों को आपस में जोड़ दें। आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं UE और इसको आप लिख सकते हैं UB, ठीक है? एकांक आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व भी तो इसी को कहा जाता है। अगर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा चाहिए तो एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा और एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट स्क्वेयर, नहीं म्यू नॉट। और एक चीज देखो, जैसे इतनी चीज आपने देखी तो अब क्या आपके मन में वैसे आ ही रहा होगा, सभी के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। क्या क्वेश्चन उमड़ रहा है? उमड़ ये रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र में भी ऊर्जा रहती है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी, चुंबकीय क्षेत्र के पास पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब वैद्युत चुंबकीय तरंगें चल रही हैं उनमें वैद्युत क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है और चुंबकीय क्षेत्र में इतनी ऊर्जा है, वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में से किसके पास ऊर्जा ज्यादा है और किसके पास कम है? क्या वैद्युत ऊर्जा एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा ज्यादा है या एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है बताइए? हाँ जी, वैद्युत ऊर्जा। क्यों? कोई ज्यादा या कम नहीं है बेटा, दोनों बराबर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेदभाव नहीं करती, उसने दोनों को बराबर बराबर ऊर्जा दी है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला तुम भी इतनी लो, तुम भी इतनी लो, और दोनों को ऊर्जा कैसी दिया है उसने? बराबर बराबर। तो ये दोनों एनर्जीज आपस में इक्वल इक्वल आती हैं। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर बटी रहती है, ठीक है? एक समान रूप से या बराबर बराबर वितरित होती है, आप ऐसे लिख सकते हो। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में
बराबर बराबर वितरित होती है। ठीक है, अगर बराबर बराबर वितरित होती है तो इसकी वैल्यू के इक्वल आना चाहिए फिर तो, इसलिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों की ही वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बराबर है तब कुल ऊर्जा का क्या होगा, तब एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुल ऊर्जा, बउआ देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेटा दोनों बराबर हैं आपस में, तो हम चाहे तो इसकी जगह पर भी तो यही लिख सकते हैं और चाहे तो इसकी जगह पर भी यही लिख सकते हैं, और अगर उसके बाद लिख के जोड़ोगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, अगर दोनों जगह यही चीज लिख दोगे तो इसका डबल आ जाएगा आंसर, दोनों जगह अगर ये लिख दोगे तो इसका डबल आ जाएगा आंसर। तो उस वक्त कुल ऊर्जा या तो इसका दुगना आएगा या इसका दोगुना, इसका दोगुना करोगे तो एनर्जी कितनी मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर, और इसका दोगुना करोगे तो एनर्जी कितनी मिलेगी, बी नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुल ऊर्जा पर याद रहे, ये एकांक आयतन की ऊर्जा कैलकुलेट की हर जगह हमने, कुल ऊर्जा लिख दिया है हमने, पर याद रहे कि ये कौन सी ऊर्जा है, एकांक आयतन की, हम शुरू से ही लिख रहे हैं देखो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी उस वक्त इतने के बराबर आ जाएगी उनके। और इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पूरे कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग इनका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और उसको स्टडी करेंगे लेकिन कल करेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगले क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।